गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर्स। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। सबसे पहली बात, जो सेमीकंडक्टर्स के एटम्स हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होंगे? कोवलेंट बॉन्ड से। किससे? कोवलेंट बॉन्ड। ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। शेयरिंग होती है ना कोवलेंट बॉन्ड में, कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये सिलिकॉन सिलिकॉन या जो भी आपके सेमीकंडक्टर एटम्स हैं उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो थर्मल एजिटेशन है उस वजह से क्या हुआ? थर्मल एजिटेशन समझते हो? थर्मल में जो रैंडम मोशन होता है, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, किसी बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो जैसे सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, तो इसकी लोकेशन कहीं पे भी है, लेकिन इसका जो एनर्जी स्ट्रक्चर है, मतलब एनर्जी लेवल है, वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में, हाई एनर्जी पे है। और यहां पर एक वैकेंसी छोड़ के गया है, यहां पर एक। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटा और इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। अब हमने क्या किया, इस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया करंट पास करने के लिए। तो किस तरह से करते हैं? मान लीजिए आपने ये मटेरियल बना के इस पे क्या अप्लाई कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ऐसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉन्स को और मूव करेंगे वो। तो अभी तक तो हम क्या सोच रहे थे कि इस सिस्टम में जो करंट है वो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल आउटकम देखा गया तो ये पता चला कि जो करंट है ना वो कुछ ज्यादा आ रहा है। मतलब जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल में कहा कि मेरे दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है कि करंट कितने इलेक्ट्रॉन से आना चाहिए? दो। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है कि करंट दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। तो हमें पता करना पड़ा कि भाई और क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो अभी तक तो हमें लग रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं जो कहां पर है? कंडक्शन बैंड में। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ये बॉन्ड आप देख रहे हो तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर एक वैकेंसी है। इसका मतलब आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो वो एनर्जी स्टेट खाली है। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने इस मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो सपोज ये तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो फोर्स लग गया E इंटू ई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये हुई कि ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में, समझ में आया? इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि ये वैकेंसी कहां पर है? वैलेंस बैंड में ही है ये वैकेंसी। तो इससे इसमें अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल का डिफरेंस है। बट
ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? बाउंड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स किधर लगेगा? पीछे। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगेगा। तो जो आप यहाँ पर वैकेंसीज देख रहे हैं, एक यहाँ पे जो वैकेंसी है, क्या होगा? उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल कर देगा पीछे आके। जैसे वो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको जैसे पास में कोई वैकेंसी दिखेगी वो उस वैकेंसी को क्या कर देगा? फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये भी इस बॉन्ड में जंप मार गया। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन दो चल रहे हैं कि चार? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बात समझ में आई? तो आपका जो क्या कहते हैं सिस्टम है, उसमें करंट 2 इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पर 2 से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में फर्क है। फर्क ये है कि ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है। तो ये थोड़ा बाउंड इलेक्ट्रॉन है और ये, तो हमने ये डिसाइड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब भी हम सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बोले तो उसका सिंपल मीनिंग आपको कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से निकालना है। किससे? लेकिन आपको पता चल रहा है कि यहाँ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये वाले भी, और साथ के साथ आप देख रहे हो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं। तो अगर ड्रिफ्ट करने की बात की जाए तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कंडक्शन बैंड वाले भी और वैलेंस बैंड में भी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए करंट बढ़ रहा है। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो वैकेंसी है, पहले तो मुझे बताओ, ये वैकेंसी कोई बॉडी है क्या? नहीं है। वैकेंसी कोई बॉडी नहीं है, वो तो एम्प्टी स्पेस है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा तो यहाँ एम्प्टी हो गया ये। तो स्पेस का कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई, वो तो एक जगह है बस। इसमें मूवमेंट किसका हो रहा है? आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन का। तो हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, इसमें जो करंट आ रहा है उसको डिफाइन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने किसके रख लिए? कंडक्शन बैंड के। लेकिन जो बाकी 2 वैलेंस बैंड में चल रहे हैं, हमने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी को हमने कंपनसेट करेंगे। हम क्या करेंगे? उसको कंपनसेट कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में तो बाउंड इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन हम यहां पर मूवमेंट शो करेंगे वैकेंसी का। किसका? क्या वैकेंसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है? नहीं। उसके पीछे कौन मूव कर रहा है? बाउंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम कैसे समझाएंगे? जैसे यहां से एक बाउंड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो हम कहेंगे वैकेंसी इधर चली गई। पहले वैकेंसी कहां थी? यहां थी। तो एक बाउंड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से उस वैकेंसी को फिल करेगा और उसका इफेक्ट हम ये बोल रहे हैं कि एक वैकेंसी मूव कर रही है। तो पहले तो बताओ, वैकेंसी कोई फिजिकल एस्पेक्ट है क्या? नहीं है। वैकेंसी तो एक जगह है। बाउंड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलेगा तो किसी दूसरे जगह पर वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो मुझे बताइए, बाउंड इलेक्ट्रॉन पे भी तो फोर्स वैसे ही लग रहा है जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लग रहा है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करने पर यहां से उठ के ये यहां आ जाएगा। तो क्या यहां पर एक वैकेंसी छोड़ गया ये? तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को भुलाना चाहें कि इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है बाउंड में, तो हम किसी को क्या कह रहे हैं पता है? हम कह रहे हैं वैकेंसी मूव कर रही है। क्या बोल रहे हैं? तो क्या, एक बात बताइए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हुआ तो क्या वैकेंसी उसके ऑपोजिट ड्रिफ्ट हुई? पहले ध्यान देना, ये हम कंपनसेट कर रहे हैं। एक्चुअल में वैकेंसी का मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट किसका है? बाउंड इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम उसको भुला देंगे, बिल्कुल गायब कर देंगे, और हम किसको सारी प्रॉपर्टीज दे देंगे? वैकेंसी को ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जबकि वो वास्तव में कोई फिजिकल बॉडी, मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, वो वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ? जिधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट किया तो वैकेंसी उसके ऑपोजिट। तो इसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे? हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रिफ्ट कर रहा है वैकेंसी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आई बात? और दूसरी चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन के इधर आने से कितना चार्ज इधर आया? एक मिनट, चार्ज -E इधर आया। तो एक बात बताइए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को भुला दोगे तब भी चार्ज तो इतना ही आना चाहिए इधर। तो आपने क्या कहा कि बाउंड इलेक्ट्रॉन को गायब कर देते हैं और किसको ले आते हैं सामने? होल को। तो जो वैकेंसी है वो वैकेंसी गई राइट में, तो ये भी आपने कंपनसेट किया।
बाउंड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आएगा तो होल को किधर भेजोगे, वैकेंसी को राइट में भेजोगे। तो अगर इधर से माइनस ई चार्ज आया है तो क्या इसका इफेक्ट यही है कि ये इधर प्लस ई गया है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग यही निकलेगा। तो अगर हम बाउंड इलेक्ट्रॉन को गायब कर दें तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को हम प्लस ई चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, चार्ज कंपनसेट हो गया। कंपनसेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का, बाउंड इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहां हम कंपनसेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को गायब कर रहे हैं। क्यों गायब कर रहे हैं ये भी बता देता हूं। आप सोच रहे हो कि सर इस इलेक्ट्रॉन को रख रहे हो, इसको गायब कर रहे हो, इसके पीछे पर्पस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उस प्रॉपर्टी को कंपनसेट किया जा रहा है। तो कैसे, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रिफ्ट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन ड्रिफ्ट करेगा, जो वैकेंसी है वो उधर ड्रिफ्ट करेगी। इसी वैकेंसी को होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैकेंसी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो क्या चार्ज कंपनसेट हो गया, चार्ज कंपनसेट हो गया। आपका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो उसके अपोजिट होल जाएगा। तो इस बात को कहने के लिए चार्ज कंजर्वेशन भी तो है कि उधर से कितना चार्ज आया, तो जितना चार्ज आया है माइनस ई आया है तो उसका कंपनसेशन हमने दिया प्लस ई, किधर गया, जिधर होल ड्रिफ्ट किया। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे होल पे चार्ज कितना है, प्लस ई। तो अब आप ये भूल जाओ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। तो हमने किसको हाईलाइट कर दिया, होल को। हमने कहा कि होल पे चार्ज प्लस ई है। तो क्या आपको ये बात समझ में आता है कि हम डायरेक्टली प्लस ई चार्ज देते ही हम होल का ड्रिफ्ट तो वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करेगा, तो होल किधर ड्रिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अभी दो चीजें कंपनसेट कर दी हमने, एक तो मूवमेंट कंपनसेट कर दिया कि बाउंड इलेक्ट्रॉन जिधर जाए, जिधर ड्रिफ्ट होगा उसके ऑपोजिट कौन ड्रिफ्ट होगा, आपका होल ड्रिफ्ट होगा। और उसको अगर आप प्लस ई चार्ज दे देते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, कंपनसेट कर देगा। चार्ज कितना जाना चाहिए उसको भी कंपनसेट, क्योंकि करंट लिखने में चार्ज का रोल आएगा। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, पता है क्या, जैसे कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, और आपका जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उस पर भी ऐसे ही फोर्स लग रहा है, किसका, एक्सटर्नल फील्ड का। लेकिन पता है इसकी और इसके मूवमेंट में पता है क्या फर्क है, ये फ्री है और ये। तो बाउंड का मतलब ये है कि जब ये एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में जंप कर रहा होगा तो सिंपल वे में वो बॉन्ड भी इसको आगे जाने में रजिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि बाउंड है वो। ये तो फ्रीली चल रहा है लेकिन ये बाउंड है भी। बाउंड है मतलब एक बॉन्ड से जब दूसरे बॉन्ड में जाएगा तो इसको कुछ जाने में रेजिस्टेंस फील होगा। तो मैं उस रेजिस्टेंस को एक तरह से कंपनसेट कर रहा हूं कि कोई बॉन्ड का फोर्स आ रहा है इस पर, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में जाने के लिए एक फोर्स आ रहा है। तो यहां पे एक फर्क है इन दोनों के एक्सेलरेशन में। कितना, क्या एक्सेलरेशन है इसका, ई बाई एम, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है माइनस ई बाई एम माइनस दिस अपॉन। तो क्या आपको समझ में आता है, इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। तो क्या है कि जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, तो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है। तो माइनस ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ध्यान से समझना, हम कंपनसेट कर रहे हैं चीजों को, एक्चुअल चीज है ही नहीं है, लेकिन हम इसको सारी कंपनसेशन दे रहे हैं। तो क्या आपको पता चला कि इस बाउंड इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कम है, किस वजह से कम है, क्योंकि कुछ बॉन्ड का रेजिस्टेंस है उसको इधर से उधर शिफ्टिंग में, यही बात है ना। इसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, यस और नो। अच्छा, हमने मूवमेंट कंपनसेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब होल इधर जा रहा है, होल पे चार्ज प्लस ही दे दिया। तो हम कह रहे हैं इसको भूल के ना यहाँ होल लिख दो पहले। तो होल पे चार्ज कितना, तो इसका ड्रिफ्ट करने पर E इंटू ई फोर्स इस तरफ आया। अब हम यहाँ पे कोई बाउंड फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, बॉन्ड का फोर्स, हम होल पे सीधा क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ ई। जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई दिखा रहे हैं, वैसे होल पे क्या दिखा रहे हैं। कितने लोगों को दिख रहा है इस होल का एक्सेलरेशन इससे कम है, क्यों, क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन पे किसका फोर्स भी है,
बॉन्ड का फोर्स। तो हमने पता है इसको कैसे कंपनसेट किया, हमने कहा कि द मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी सुना है आपने लाइन? नहीं सुना? तो होल का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बोला जाता है, जबकि एक्चुअल में वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। उसको हमने क्यों कंपनसेट किया? क्योंकि हम एक तो बॉन्ड का फोर्स दिखाएंगे नहीं कैलकुलेशन में, हम दिखाएंगे ई फोर्स, जो बाहर से आपने फील्ड लगाया उसका फोर्स दिखाएंगे, लेकिन वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बाउंड इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे कंपनसेट किया कि भाई एक्सेलरेशन कम ही है ना, वजह तो ये है, वजह ये है क्योंकि अपोजिट में फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम है। हमने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं दिखाएंगे, हम तो फोर्स यही दिखाएंगे। तो फिर क्या करें इसको कंपनसेट करने के लिए? इसका एक्सेलरेशन कम है ना उस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो हमने इसका मास क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। आप कहीं पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि होल का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो एक्चुअली तो उसका कोई मास है नहीं। फिर हमने कैसे कहा कि उसका मास ज्यादा है? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन से कम था, फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेशन कम था, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड का फोर्स भी है, तो उस फोर्स को भुला दिया हमने। अब हमने देखो यहाँ होल पे क्या दिखाया सिर्फ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो इससे कम होगा, ई बाई एम अगर लिख दूं मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उससे तो कम होगा। तो उसको हमको कैसे समझाया जाए? तो हमने कहा कि होल का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो आपने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी है? होल्स को। और उसमें आपने एक इफेक्टिव एस्पेक्ट में होल को आप एक फिजिकल बॉडी की तरह बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे आप एक उसको चार्ज पार्टिकल की तरह बात करें, जबकि एक्चुअल में उस पर कोई चार्ज नहीं है। बात समझ आया? तो हम बोलेंगे होल का मास नहीं बोलेंगे, बोलेंगे होल का इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मतलब खुद का नहीं है, कंपनसेट किया हमने, इफेक्टिवली उसका मास इतना होता है, लेकिन एक्चुअल मास उसका है नहीं। लेकिन हम होल का मास कितना बताएंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। उसके पीछे पर्पस है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम है, लेकिन फोर्स की वजह से कम है। तो हमने उस फोर्स को गायब करके मास को चेंज कर दिया, और मास को चेंज करके कहा कि भाई होल का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। और हमने यहां से क्या किया, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा गायब कर दिया। अब हम कहेंगे हमारे सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल चल रहे हैं। क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और वो जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन किधर कर रहा है? फ्री भी अपोजिट कर रहा है, लेकिन बाउंड इलेक्ट्रॉन को भूल गए। तो आपका जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको कंपनसेट कर दिया गया किससे? होल से। यस और नो? तो जब आप होल से कंपनसेट कर दोगे तो आप कहोगे कि इस सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चार्ज कैरियर्स हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जबकि इलेक्ट्रॉन किनको बोल रहे हैं हम? सिर्फ कंडक्शन बैंड वालों को। और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसको हमने भुला दिया है, और सामने किसको रख दिया है? और होल को सारी वो प्रॉपर्टीज दे दी हैं जो इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो होल को अपोजिट में ड्रिफ्ट करा दिया, चार्ज कंजर्व करने के हिसाब से इधर माइनस ही आया था उसको प्लस ही देके ट्रांसफर किया, और उसका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बोल दिया। और यहां से हम गायब कर देंगे किसको? अब इस चैप्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन की बात होगी, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप होल दिखाते रहे हो इसका मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन तो होल जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? बेसिकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ गए? तो आपने किसको गायब कर दिया और आपने वैकेंसी को हाईलाइट कर दिया। अब ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जैसे सपोज कोई कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में आ जाए। अच्छा इधर बताइए, यहाँ जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? एक जगह से उठ के एक वैकेंसी को बंद करते हैं, दूसरी जगह वैकेंसी खुल जाती है, फिर एक वैकेंसी को बंद करते हैं, दूसरी जगह खुल जाती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जा रहा है तो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो ये मूवमेंट वैलेंस बैंड में ही है, हम दिखा रहे हैं। तो उसको तो हमने कंपनसेट कर दिया किससे? मूवमेंट ऑफ होल से। अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से उठकर एक बॉन्ड को बंद करता है और दूसरे बॉन्ड में वैकेंसी खुल जाती है,
इसको हमने कंपनसेट कर दिया किससे? होल का मूवमेंट। तो अगर कभी ऐसा हो कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंसी को फिल कर दे, किसका? कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंसी को फिल कर दे, तो हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं? हम लोग कह रहे हैं जैसे जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, अगर वो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाए, उस बॉन्ड को भर दे, तो हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। बात मेरी समझ में आई? और इधर जो इलेक्ट्रॉन होल जो कंबाइंड हो रहे हैं वैलेंस बैंड के अंदर, वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताते हम उसको, हम कहते हैं वो होल का मूवमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से उठ के होल को भरेगा, होल दूसरी जगह खुल जाएगा। इस चीज को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? होल का मूवमेंट। यानी होल का मूवमेंट करने का मतलब है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन जंप कर करके जा रहे हैं एक बॉन्ड से दूसरे होल में, होल दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन कभी कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर होल से रिकम्बाइंड होता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। बात समझ में? तो जो होल है, हमने कहा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ होल, क्योंकि फिजिकली होल कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आप होल को किसकी तरह डील करने वाले हो? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, जिसपे चार्ज प्लस ई है और उसपे उसका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी, बैकग्राउंड में कौन चल रहा है? बाउंड इलेक्ट्रॉन चल रहा है। बात समझ में आया? तो पहले आप यहां पर ये डायग्राम बना लो फटाफट। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट? जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि होल जो है कोई चार्ज हो गया है, और उनको बहुत आसानी से भी समझ में आ जाता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गया तो इधर चार्ज आ गया होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बॉन्ड में वैकेंसी है। वो हाँ, एनर्जी रिलीज कब वापस आएगा? जब बॉन्ड टूटेगा तो थर्मल एजिटेशन से एनर्जी मिलेगी, तब टूटेगा वो। रिलीज क्यों होगी? जब वो हाई एनर्जी पे जा रहा है तो एनर्जी चाहिए। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस होल से कंबाइंड होता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आएगा। तो लो से हाई जा रहा है तो एनर्जी देंगे, और हाई से लो आ रहा है तो वो खुद एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए ये होल जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया, वरना हो सकता है हम इलेक्ट्रॉन को ही हाईलाइट कर रहे होते। समझ गए क्या? लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको होल्स का एस्पेक्ट समझ में आएगा। तो होल इज अ इफेक्टिव एस्पेक्ट। होल क्या है? इफेक्टिव। एक्चुअल में बाउंड इलेक्ट्रॉन को गायब करके किसको सामने रख दिए? होल्स को। तो नीचे स्टेटमेंट लिखे, नीचे पॉइंट लिखो। देखो, व्हेन a covalent bond when a covalent bond between the semiconductor atoms between the semiconductor atoms breaks and one electron from this bond one electron from this bond moves into conduction band moves into conduction band and a vacancy is left in the valence band and a vacancy is left in the valence band. A vacancy is left in the valence band. This vacancy is called as hole. इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। होल कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है,
बट आप इलेक्ट्रॉन को गायब करके होल को कह रहे हैं। तो नीचे लिखे द इफेक्टिव चार्ज ऑफ होल इज प्लस ई। इफेक्टिव चार्ज ऑफ होल इज प्लस ई। दूसरा पॉइंट लिखिए द इफेक्टिव फोर्स ऑन होल। द इफेक्टिव, बार बार मैं आगे क्या लिख रहा हूं, द इफेक्टिव फोर्स ऑन होल is in the direction of electric field. In the direction of electric field. Definitely electric force की बात कर रहे हैं हम. In the direction of electric field. And third लिखे the effective mass of hole is greater than the mass of electron. Effective mass of hole is greater than the mass of electron. That means mh is greater than me. याद रखना ये कंपनसेशन हमने क्यों किया है, उस बॉन्डिंग रेजिस्टेंस फोर्स को हटाने के लिए, तो mh शो कर दिया है। तो इसलिए अब आप फोर्स सिर्फ कौन सा दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्योंकि इसके मास को ग्रेटर बोल के हमने वो चीज कंपनसेट कर दी है। तो ये इफेक्टिव है पूरा एस्पेक्ट, इसका मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। चार्ज कितना दिया हमने इसको, प्लस ई। ये सब इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने इलेक्ट्रॉन से इसको सारी प्रॉपर्टीज कंपनसेट की है। अब आप बाउंड इलेक्ट्रॉन को भूलकर आराम से किसको चला सकते हो, होल को। मन में क्या सोचोगे कि वो एक चार्ज पार्टिकल है, और वो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज आपको शो कर दी है, समझ गए। अब इसमें एक रिमार्क लिख लीजिए, देखो when an electron of conduction band, when an electron of conduction band recombines with a hole, recombines with hole, then this is called electron hole pair recombination. This is called electron hole pair recombination. देखो बाउंड इलेक्ट्रॉन भी कभी होल से कंबाइंड होकर कहीं दूसरी जगह होल बना रहा है, इसको आपने होल का मूवमेंट बोल दिया है। और ये एनर्जी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल में जा रहा है। लेकिन जब कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, वैलेंस बैंड में, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा वहां पे, और वहां से फोटोन की एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, फोटोन। क्योंकि आपको पता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें से फोटोन रिलीज होते हैं। जो आपने एलईडी बल्ब देखे, तो उस एलईडी बल्ब में जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, वो इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से दिखाई दे रही है। किससे, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। अब वो कैसे होता है, एलईडी पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होती है वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट सिंपल, आप एक एलईडी से लाइट देख रहे हो, जैसे ग्रीन कलर की एलईडी है, तो उसमें से ग्रीन कलर की लाइट कैसे निकल रही है, वहां पर जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो से जो फोटोन एनर्जी निकल रही है वो ग्रीन कलर के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से आपको लाइट बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये होल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना, जब भी होल का मूवमेंट है तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात अपने आप हो गई, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर हम बोलेंगे। हालांकि मैंने कंडक्शन बैंड बोल दिया है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपसे, क्योंकि उन्होंने बाउंड इलेक्ट्रॉन को छुपा दिया है पूरा। बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ किसकी बात करनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन यानी इलेक्ट्रॉन कौन सा, फ्री, और होल कहां पर है, वैलेंस बैंड में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। intrinsic semiconductor, or you can say it is pure semiconductor.
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमारे पास देखिए सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम है और वो डेल्टा Eg मॉडरेट होता है। तो थर्मल एजिटेशन ही क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट कर देता है। तो आपको पता है कि यहां से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड के कंसर्न एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा और एक होल भी आएगा। तो मैंने कहा कि भाई बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां मैंने कितने होल दिखाए, तो यहां मेरे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, समझ में आई बात। तो यहां पर जो होल के नंबर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो बराबर रहेंगे किस सेमीकंडक्टर में, प्योर। यहां कोई अभी इंप्योरिटी ऐड, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलेगा, दूसरा होल आपको कहां मिलेगा, वैलेंस बैंड में मिलेगा। ठीक है, तो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होंगे उतने ही नंबर होल्स के होंगे, तो नंबर बराबर है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर भी बराबर होंगे। और पर यूनिट वॉल्यूम के नंबर को नंबर डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अगर हम कहें कि Ne इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी समझते हो, पर मीटर क्यूब में इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह से NH इज द नंबर डेंसिटी ऑफ, जैसे आपने वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में N पढ़ा है ना, NeVD में, वो N नंबर की डेंसिटी होती है, तो ये नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इसकी यूनिट भी क्या है। और क्या आपको हम क्या कह रहे हैं कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, दैट मींस Ne NH इक्वल्स टू Ni, ये दोनों बराबर होते हैं। अभी लिखो मत, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, तो समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। Ne NH इक्वल्स टू Ni को बोला जाता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है। ये क्या किया गया, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें पता किया गया कि भाई NeNH बराबर होते हैं ना, उसको इन्होंने नाम दिया Ni। Ni कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, मतलब अगर मैं आपको Ni प्रोवाइड करता हूं तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने होल हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर। वैसे मैं आपको बताऊं ये जो Ni है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यहां से कंडक्टर से डिफरेंस आ जाता है। आपने कंडक्टर में पढ़ा होगा N कांस्टेंट, किन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, हाँ जो भी है, अगर चल भी रहा होगा तो स्टार्टिंग में ही आ गया होगा कहीं पे, है ना। तो वहां N जो है नंबर डेंसिटी वो कांस्टेंट लेके चलते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया कि इलेक्ट्रॉन होल की जो डेंसिटी है उसको आपने Ni के बराबर कहा है, और ये Ni टेम्परेचर डिपेंडेंट है। Ni क्या है, मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज्यादा बॉन्ड टूटते हैं, और उतने ज्यादा बॉन्ड टूटते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं और होल के नंबर भी। तो ये जो आपका Ni है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और किस तरह से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो योर Ni ऑल्सो इंक्रीजेस। हालांकि मैं एक फंक्शन लिख दे रहा हूं, इसको याद मत करना। Ni is proportional to temperature raised to the power 3/2 e raised to the power minus delta Eg by 2 kT। रटने की कोई जरूरत, लेकिन इन सब चीजों के पीछे कैलकुलेशंस हैं, सब प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। तो Ni टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है, देखो T पावर 3/2 e पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन 2 kT। डेल्टा Eg इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपको दिख रहा है 2 kT, तो ये T टेम्परेचर है। तो ओवरऑल देखिए T बढ़ाने पे ये भी बढ़ेगा और T बढ़ाने पे माइनस है ना, तो नीचे ले जाओ पहले, फिर पावर घटेगी T बढ़ाने पे, तो ये दोनों से ही ये Ni की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आया। तो Ni किस पे डिपेंडेंट है, जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन होल बढ़ते जाएंगे। ये यहां पर कंडक्टर से थोड़ा डिफरेंट हो गया, कंडक्टर में N की वैल्यू फिक्स है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल की नंबर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन होल की डेंसिटी भी बढ़ेगी। याद रखना ये नंबर नहीं है, दीज आर नंबर डेंसिटीज। तो ये आ रहा है।
अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेटा दे रहा हूं। सपोज मैं आपको बात करूं कि Ni फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, रटना नहीं है, क्वेश्चन जो देगा वो यूज करेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल डेटा भी शो कर रहे हैं ताकि चीजों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये लगभग 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। Ni फॉर जर्मेनियम that is about 2.5 into 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो किस ऑर्डर में है ये एक प्रैक्टिकल डेटा दे रहा हूं मैं आपको। कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे सिलिकॉन में Ni की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 पावर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ही होल हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आई? तो आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होल के नंबर डेंसिटी बराबर होती है, और उस नंबर डेंसिटी की जो वैल्यू है ये याद नहीं करना है, बट मैंने आपको सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए बताया, बाकी जो क्वेश्चन देगा हम उसको यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे Ni क्या होगा। अच्छा, अब इसमें एक फैक्ट है। फैक्ट क्या चीज है कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आपका एक बॉन्ड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, इधर होल क्रिएट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड वाले हैं वो कंडक्शन बैंड में ही रहेंगे, और जो आपके होल्स वैलेंस बैंड में हैं वो जो होल बन गया वो हमेशा ही होल बना रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया है तो वो वापस भी कहाँ आ जाता है? वैलेंस बैंड में आके होल को फिल कर लेता है। और अभी मैंने आपको बताया उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। याद रखना, ये जो हम NeNH बता रहे हैं ये इतने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतने होल की डेंसिटी, ये एवरेज उतना ही है, लेकिन वहां पर एक प्रोसेस भी साथ के साथ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन। हर बार क्या हो रहा है उस मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रॉन होल वापस मिल भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल बोलूंगा तो किसकी किसकी बात करोगे? कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन भी हो रहे हैं और उसी तरह से अलग भी होते जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज किसी भी टेम्परेचर पे बात करेंगे तो इतने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आ रहा है। कुछ वापस भी आ रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड टूट के। तो ये जो मैंने लिखा हुआ ये एक एवरेज है। एवरेज मतलब उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है और रीजनरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है। समझ गए कि नहीं? कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड हो जाएंगे तो कोई नया बॉन्ड टूटकर उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन कंटिन्यूअस चलते रहता है, बट ऑन एन एवरेज हर बार आपको इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने होल मिलेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल गायब हो रहा है तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी, NeNH बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ Ni की वैल्यू बढ़ती है। Ni की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया, बाकी क्वेश्चन जो प्रोवाइड करेगा आप उसी को मानेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इतना नोट करिए, फिर एक रिमार्क लिखते हैं। Ni is called as intrinsic charge carrier density. कौन? Ni आपके सामने लिखा तो है फंक्शन, ना एक्सपोनेंशियल बोल पाओगे ना लीनियर बोल पाओगे। देखो आपके सामने फंक्शन तो लिखा है, लीनियर होने के लिए तो समथिंग KT प्लस C होना चाहिए, और सिर्फ एक्सपोनेंशियल होने के लिए तो ये T को हटाओ और उधर पावर। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो कोई अलग तरीके का फंक्शन है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों का इफेक्ट आप देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Ni की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हो गया आपको? तभी मैंने फंक्शन आपको बता दिया है। Ne is the number density of electron, NH is the number density of hole, and Ne equals to NH equals to Ni for intrinsic charge carrier density. बॉन्ड टूटता है बताए तो थर्मल एजिटेशन आप दोगे तो उस एनर्जी के पास क्या है आपके पास? बॉन्ड तोड़ने की कैपेबिलिटी है, तो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देता है। हाँ, कंडक्टर में कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसा कुछ? वहां तो ऑलरेडी जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हैं
वो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पर जिनको फ्रीली मूव करना है वो पूरे के पूरे जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा। लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्यों नहीं लगाना चाहिए आपको। फिजिक्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किस बात के आगे क्यों लगाना है, क्योंकि हम इसका लॉजिक नहीं दे रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं वी हैव फाउंड प्रैक्टिकली कि Ni इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर डिक्रीज कर रहे होते तो अभी डिक्रीज पढ़ा रहा होता, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज पढ़ा रहा हो। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम अट्रैक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या हमें पहले से पता था? नहीं, वो अट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास उसका फंडामेंटल है, हम अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं क्योंकि नेचर में अट्रैक्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा पाया गया है। याद रखना यहाँ मैक्सिमम थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ठीक है क्या? एक रिमार्क लिखे, इसका मैं बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। नेक्स्ट इज रिमार्क लिखे फर्मी एनर्जी लेवल। देखो फर्मी एनर्जी लेवल जो है इसका डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, इवन कहीं तो सिलेबस में ये भी नहीं लिखा है कि ये कहीं आपके सिलेबस में है, बट कहीं पे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो फर्मी एनर्जी लेवल अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो बहुत हायर स्टडी जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे तब आपको कहीं इसका कोई फंक्शन देखने को मिलेगा जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। समझ आई बात? और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, बट फिलहाल हमारे लिए फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे ये आप देख रहे हो, इस सेमीकंडक्टर में आपने ये बना दिया, तो फर्मी एनर्जी लेवल, ये फर्मी क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको यहां पर एक ऐसा एनर्जी ड्रॉ करना है, कोई पर्टिकुलर एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 50% हो। समझ में आई बात? तो ये तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इसका फंक्शन है, वो सब हमें नहीं समझना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वो एनर्जी लेवल जिस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 50% है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, किसकी? प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं कि एट द मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ये एनर्जी लेवल होता है। अगर आप इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में समझना चाहो तो क्या प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के प्रोबेबिलिटी बराबर है? क्यों? क्योंकि जितने नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है उतनी नंबर डेंसिटी ही तो इलेक्ट्रॉन और होल फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी का जो आपका एनर्जी स्ट्रक्चर बनेगा, एनर्जी बनेगी, तो उसको कहा जाता है एट द मिडल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। हालांकि मैं इस मिडल का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, एक लॉजिकल बात कर रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना और होल के मिलने की संभावना बराबर है, तो हम कहते हैं कि उसका फर्मी लेवल कहां पर है? एट द मिडल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड, आप इसको समझ सकते हो कि मिडल के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपर लेवल पे उतने ही होल्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 50% है वहां पे। समझ आई बात? अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे ना तो हम कहेंगे हमारा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक जाएगा, और अगर होल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो वैलेंस बैंड के पास लाएंगे। तो नीचे स्टेटमेंट लिख लो, फर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी corresponding to which probability of finding the electron, probability of finding the electron is 50%। ठीक है, तो हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर में है ये कहां पर है? एट द मिडल ऑफ, तो लिखे इन प्योर सेमीकंडक्टर this level is in the middle of
in the middle of valence band and conduction band, in the middle of valence band and conduction band. ठीक है, हालांकि ये सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्योर है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल टूटेंगे, तो इनकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बात समझ गए? तो अभी जनरली प्योर में टेम्परेचर से तो थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, तो ऑलमोस्ट ये कहाँ दिखता है आपको? मिडिल में। लेकिन जैसे अभी हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो ये लेवल्स शिफ्ट होने लग जाएंगे। इसको इस तरह से समझा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर हो तो ये फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक मिलेगा, और जब होल्स के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तो वो किसके? ठीक है, बाकी इसका पूरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, वो आगे पढ़ोगे आप लोग। तो नेक्स्ट लिखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, extrinsic semiconductor is impure semiconductor. Impure semiconductor. Okay. अब देखिए, जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम्स मिला देंगे तो हम कहेंगे वो अब आपका सेमीकंडक्टर कैसा नहीं रहा? प्योर नहीं रहा, उसमें आपने फॉरेन एटम्स मिला दिए, तो उसको बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया है कि उसकी डोपिंग कर दी है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? तो जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो वो इम्प्योर बन जाता है। समझ में आई बात? अब जब आप इम्प्योरिटी एटम्स मिलाएंगे तो हम कुछ इस तरीके के एटम्स मिलाएंगे जिनसे क्या होगा कि या तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे या फिर होल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। तो पहली बात तो ये जो डोपिंग हम करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स की, वो डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर एटम्स के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत कम होती है। तो जैसे हमने कहा कि अबाउट 10 पावर 6 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड। कितने के बीच में? अबाउट 10 पावर 6 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर में लगभग 1 एटम। अच्छा, लगभग बोल रहे हैं, ये हम आपको एक प्रैक्टिकल वैल्यू दे रहे हैं। हालांकि किसी में आप 2 भी कर सकते हो, किसी में 3 भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं कि इतने सारे सेमीकंडक्टर में 10 पावर 6 में कितना एटम मिला है आपने? 1। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन रिलेटिव टू सेमीकंडक्टर अगर हम बात करें तो बहुत कम है, लेकिन वो अपने आप में तादाद में बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है 10 पावर 23 पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने कुछ डेटा बताया हुआ है आपको। सेमीकंडक्टर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं? लगभग 10 पावर, और 10 पावर 6 में 1 एटम मिला है, तो अपने आप में 10 पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या मिला दिया आपने? भाई 10 पावर 23 है, तो 1 में 10 पावर 6 में मिलाया आपने 1, तो 1 में मिलाया 1 बाई 10 पावर 6, 10 पावर 23 लगभग कितना? 10 पावर 17। तो ये इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल है, लेकिन अपने आप में पर सेंटीमीटर क्यूब में उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आप डोपिंग का लेवल थोड़ा कम ज्यादा करते हैं, तो आप डोपिंग लेवल कभी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आया? लेकिन प्रैक्टिकली वो डोपिंग सेमीकंडक्टर्स के रिलेटिव तो क्या है? बहुत कम है। लेकिन आपस में कंपेयर करें कि पहले कम थी, बाद में थोड़ी आपने, मान लीजिए पहले आप 1 एटम मिला रहे थे, अब आपने क्या मिलाना शुरू किया? 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, तो अकॉर्डिंगली आप डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन डोपिंग कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम ही होता है। बात समझ गए? तो नीचे पॉइंट लिखो, व्हेन इम्प्योरिटी एटम्स आर मिक्स्ड इन द सेमीकंडक्टर, when impurity atoms are mixed in the semiconductor, this is called extrinsic semiconductor. This is called extrinsic semiconductor.
and the process of adding impurity is called doping, and process of adding impurity is called doping. ठीक है, doping, process of adding impurity is called doping. नीचे एक रिमार्क लिखिए, about 10 power 6 atoms of about 10 power 6 atoms of semiconductor, one atom of impurity is doped. About 10 power 6 atoms of semiconductor, one atom of impurity is added या is doped. डोपिंग किया ना आपने, बहुत कम है ना, ब्रैकेट में लिख लेना कि impurity concentration is low with respect to semiconductors. जो बोल रहा हूं उस लाइन का मतलब गलत मत निकाल लेना. डोपिंग कंसंट्रेशन कम है किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टू सेमीकंडक्टर एटम्स, बट वो अपने आप में बहुत ज्यादा होंगे जो सिस्टम में आपको इफेक्ट्स ला कर देंगे. तो आपने कहा 10 पावर 6 में कितने मिला है, एक, तो 1 में कितने मिला है, तो अबाउट 10 पावर 23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 पावर 23, दिस इज अबाउट. ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कहीं कोई 2 मिला सकता है, कोई 3 मिला सकता है, ये बताने के लिए कि सेमीकंडक्टर के रेस्पेक्ट में ये बहुत कम लेवल है. लेकिन जब आप आपस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा करेंगे, तो जैसे मैं कहूंगा कि हमने सेमीकंडक्टर की डोपिंग ज्यादा की है, कम की है, तो वो ज्यादा कम आपस में है, लेकिन सेमीकंडक्टर के रेस्पेक्ट में तो वो बहुत कम है. 10 पावर 6 में लगभग 1 है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने सारे आपके पास क्या आने वाले हैं, इम्प्योरिटी एटम्स आने वाले हैं. समझ में आई बात. तो इन इम्प्योरिटी एटम्स के आने से क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें नेक्स्ट लिखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, कैसा सेमीकंडक्टर, एन टाइप. किनको मिलाएं हम, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, pentavalent impurity atoms are ठीक है. पेंटावेलेंट कौन से हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यही है. तो ये आपके पास पेंटावेलेंट है. आपको पता है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है. तो जब आपने इम्प्योरिटी डोप किया होगा तो क्या होगा कि ये फास्फोरस, आर्सेनिक जो भी आएगा उस सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर जो है आपका अपने चारों तरफ से 4 बॉन्ड बनाकर है. तो क्या होगा बताइए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा. तो मैं सिर्फ इम्प्योरिटी एटम का स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं. सपोज ये सिलिकॉन है, इसे चारों तरफ है, तो आपको पता है ना डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत कम है. एक यहां होगा तो दूसरा कहीं दूर होगा, क्योंकि किस ऑर्डर में देख रहे हो, 10 पावर 6 सेमीकंडक्टर घिरे होते तो तब कहीं जाके एक आपको क्या दिखता है, इम्प्योरिटी दिखता है. तो यहां पर आपने सपोज फास्फोरस को मिक्स किया, तो आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो ये आपने सिलिकॉन जो है उसके कंसर्न आपने बात कर लिया कि भाई ये बॉन्ड कंप्लीट हो गए. अभी भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास अवेलेबल है, फास्फोरस के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्योंकि पेंटावेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो 4 ने तो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, तो पहले ये आपका जो सेमीकंडक्टर है ये उसका तो है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड. ये किसका है, आपके सेमीकंडक्टर का. ठीक है,
तो आपको पता है कि जब तक प्योर था इलेक्ट्रॉन और उसके नंबर बराबर होते थे। अब पता है हुआ ये कि ये जो इम्प्योरिटी एटम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये इलेक्ट्रॉन का जब हम एनर्जी लेवल देखते हैं तो दिस इज नियर टू दी कंडक्शन बैंड। तो इसको बोला जाता है दिस इज इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। और ये किसके पास है, किसके पास है, कंडक्शन बैंड के पास। तो अगर ये कंडक्शन बैंड के पास है और थर्मल एजिटेशन की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक फेंक पा रहा है, तो क्या वो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भेज पाएगा कंडक्शन बैंड में? तो याद रखना ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, ये सेमीकंडक्टर का है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कंडक्शन बैंड में दे दिया। किसके, सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में दे दिया। तो सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड में जब आप दोगे तो ये बहुत आसानी से जा सकता है। आपको मैं बता दूं ये एनर्जी लेवल किस गैप, ये गैप कितना होता है, जैसे याद मत करना, प्रैक्टिकल डेटा बता रहा हूं, लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना कम है, रटना मत, क्वेश्चन में 0.04 देगा वो यूज करेंगे। तो ये लगभग प्रैक्टिकल डेटा इसलिए बताना होता है ताकि आपको पता चले कि वो चीज है क्या। तो लगभग किसी में 0.01 देगा, किसी में 0.05 देगा, तो ये गैप बहुत कम है। तो ये जो फास्फोरस है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसके, कंडक्शन बैंड में। तो ये डोनेट हो गया, कहां डोनेट हो गया, कंडक्शन बैंड में डोनेट हो गया। तो ये जो आपका फास्फोरस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिलिकॉन को दे दिया। यस और नो? तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और फास्फोरस जो आपका इम्प्योरिटी है उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बताइए अब हमारे पास कंडक्शन बैंड में कौन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। एक मिनट अभी लिखेगा कोई नहीं, बहुत सारी थ्योरी है यहाँ पे। तो वैलेंस बैंड में आपके होल्स, होल्स रहेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मैंने बहुत ज्यादा बना दिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो उसकी वजह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि हियर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी लिखो मत, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसमें बात करें तो अब मैं इंप्योरिटी लेवल का नाम रख रहा हूं डोनर लेवल। क्या रख रहे हैं, डोनर। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जो सेमीकंडक्टर है उसके कंडक्शन बैंड में खुद पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और याद रखना ये जो फास्फोरस पे चार्ज है ये इमोबाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, ये लैटिस में फिक्स्ड रहेगा। तो चार्ज कैरियर किनको बोलते हैं, जो करंट फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। तो करंट कौन कौन फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो कराएंगे। अब कोई इस फास्फोरस को मत चलाने लगना। तो जो फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया है ये लैटिस में फिक्स्ड है, ये सिलिकॉन वगैरह सब फिक्स्ड है। चल कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी ज्यादा है और होल की कम है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ये प्योर था, कितना था, और यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए मेरे पास 5 या मान लीजिए 10 होल और 10 इलेक्ट्रॉन है प्योर में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें 5 इंप्योरिटी एटम मिला दिया, तो पांचों ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ गए, कहां बढ़ गए, कंडक्शन बैंड में। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में बढ़े हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 10 होल और 15 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे, 10-10 थे। अभी 5 इलेक्ट्रॉन और कंट्रीब्यूट हो गए तो ऊपर 15 हो गए और नीचे 10 हो गए। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी होने वाली है, पता कैसे, यहां पर गड़बड़ी क्या होगी, मैंने आपको एक बात पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन एंड रीजनरेशन लगातार होते रहता है। तो जैसे ही ये इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहां पर
इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होने से रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ जाता है, रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो होल को बंद करने की ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर एक लॉ देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं कंडक्शन बैंड में, तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर से कंपेयर करें तो उसी टेम्परेचर पे उसी सिचुएशन में होल के नंबर कम हो जाते हैं। बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो बढ़े हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन परमानेंट किसको बंद करेंगे, जाके होल्स को परमानेंट बंद करने वाले हैं। तो होल के नंबर कुछ कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को आप जितना बढ़ा रहे थे उससे थोड़ा, इलेक्ट्रॉन नंबर में ज्यादा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से होल्स के नंबर कम हो जाएंगे। तो एक हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल लॉ है फॉर सेमीकंडक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहता है? NeNH का मल्टीप्लीकेशन Ni² के इक्वल होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब जैसे आपका प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर और होल के नंबर का वैल्यू बराबर है, तो क्या प्योर में Ne और NH का मल्टीप्लीकेशन Ni² के बराबर ही होगा? लेकिन अगर इम्प्योर है तो Ni का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि NeNH बराबर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, ये लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर बढ़ते हैं तो होल के नंबर घट जाते हैं। और उसमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर वो प्योर होता तो प्योर होने के हिसाब से Ni की जितनी वैल्यू होती Ni² के इक्वल होता है Ne इंटू NH। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ाएंगे तो होल्स के नंबर कम हो जाते हैं। ये लॉ है। अब आप इस पे फोकस कर रहे होंगे कि सर किस रीजन से बता रहे हैं। रीजन मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन विल बी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है कंबाइंड होने का। तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो होल के नंबर कम होंगे। तो होल के नंबर कम करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंबाइंड होगा। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होल को बंद करने में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और होल को कम कर देंगे। और उसी टेम्परेचर पे जो Ni होता था, तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो होल के नंबर घटेंगे ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन सेम रहे। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपका जो एन टाइप में क्या क्या ध्यान रखना है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लगाते हैं, उस इंप्योरिटी लेवल का जो एनर्जी लेवल है दैट इज नियर टू दी कंडक्शन बैंड। इसको डोनर इंप्योरिटी कहते हैं क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद इंप्योरिटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया है, सिलिकॉन को डोनेट कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, होल के नंबर इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो होल के नंबर घटेंगे। किसको मेंटेन करने के लिए, Ni² को। Ni इज अकॉर्डिंग टू प्योर, उसको मेंटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं उसी तरह से होल के नंबर में डिक्रीमेंट आता है, ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर रहे, Ni² के बराबर है। समझ में आई बात? एक बार पहले इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। थोड़ा जल्दी नोट करना है, थ्योरेटिकल चीजें बहुत है इसमें, नहीं पता है तो वहां कुछ दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जो है सब प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन पता है उसी को पता है, जिसको नहीं पता है वो वहीं पे जाके इमीडिएट सेमीकंडक्टर की थ्योरी कुछ बना लेगा वो। जैसा ना, अब वो प्रैक्टिकली काम करेगी कि नहीं वो आपको एक्सपेरिमेंट पे पता चलेगा। जल्दी लिखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग होल को कम होना पड़ता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जब जब हम डोपिंग बढ़ाएंगे द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल डिक्रीज। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाओगे माइनॉरिटी कम होते जाएंगे और मेजॉरिटी बढ़ते जाएंगे। सही बात है। हाँ, नहीं नहीं, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल है। फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ है, पहले मिडल में था बट वो कुछ ऊपर होगा, लेकिन वो ये नहीं है, ये इम्प्योरिटी फास्फोरस का एनर्जी लेवल है।
वो किसके नियर अबाउट है? कंडक्ट मतलब सिलिकॉन मतलब जनरल सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड के पास है, तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है उसको। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे यहाँ फर्मी एनर्जी लेवल, तो अबव द मिडल होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द होल। चार्ज कैरियर्स किसको बोलते हैं? जो करंट फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। तो ये इम्प्योरिटी इज इमोबाइल चार्ज, ये लैटिस में जहां भी है वो फिक्स है। चला गया ना, तो चला गया ना, मैं कह रहा हूं इसको चलाओ मत, रखो बस वैसे पकड़ा हुआ है ऐसे शोले की तरह, समझ रहे हो? मतलब पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जा नहीं सकता, यहाँ से चाहे कुछ भी कर लो। अरे मेरे कहने का मतलब है इसको चलाओगे आप लोग बाद में, जब मैं सेमीकंडक्टर में, सुनो सेमीकंडक्टर में कुछ, देखो मेरे मेरे कहने का पर्पस ये है कि कभी भी इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी एटम्स को मूव मत कराना। दे आर इमोबाइल, दे आर फिक्स्ड इन लैटिस। इवन सिलिकॉन भी फिक्स है, चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर, दीज आर द चार्ज कैरियर्स। तो ये फिक्स है यहाँ पे। पांचवा बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं। सारा कुछ फिजिक्स में सीखोगे क्या? अब एक मिनट बात मत को, देखो बहुत सारी चीजें मैं भूल जाऊंगा, तो यहां पे लिख लीजिए, पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखे, लिख लो इम्प्योरिटी एटम इज इमोबाइल, ये मूव नहीं करेगा। इम्प्योरिटी एटम इज इमोबाइल, फटाफट लिखो। इम्प्योरिटी एटम इज इमोबाइल, ये नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा नहीं भाई, उसकी मोबिलिटी नहीं है, वो जीरो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इसको मत चला देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्मी एनर्जी लेवल shifts above the middle of shifts above the middle of conduction band and valence band, shifts above the middle of conduction band and valence band, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अब इधर सुनना, मुझे बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। किसी यूनिट वॉल्यूम में जाके देखो तो फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? आप ये सोचो उसी के आसपास ही है वो। तो अगर वो सिस्टम में कहीं पे जाके देखोगे तो फास्फोरस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया है? ऊपर कंडक्शन बैंड में वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये फिक्स है, लेकिन अगर आप किसी यूनिट वॉल्यूम में जाके देखेंगे तो ये न्यूट्रल ही है। कैसा है? न्यूट्रल ही है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर, होल के नंबर और इम्प्योरिटी वो मिलाकर, आप सिंपल सोचो ना, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ चेंजेस आए क्या नंबर में? वो तो उतना ही है। तो ये न्यूट्रल है, लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ओके, इधर देखिए मैंने लिखा एनडी इज द डोनर नंबर डेंसिटी, डोनर नंबर डेंसिटी, ये भी वही है पर मीटर क्यूब में। यूनिट बता रहा हूं ताकि पता रहे कि नंबर डेंसिटी। आपने डोनर मिलाए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इस सिस्टम में जितने भी डोनर्स हैं उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया, तो मुझे अगर पर यूनिट वॉल्यूम में बात करना हो कि इलेक्ट्रॉन होल कितने कितने हैं, तो मैंने कहा
कि द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आप वहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, मैं पता है उसको कैसे पता करूंगा। एक तो मैं ये देखूंगा कि कितने होल हैं, जितने होल हैं उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां हैं, क्योंकि जो जो भी आपको वैलेंस बैंड में होल दिख रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने भेज रखे हैं। तो दिस इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स प्लस एनडी, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम में। ध्यान से समझना, जितने होल हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में, तो जितने होल हैं उतने इलेक्ट्रॉन इन्होंने कंट्रीब्यूट किए, बाकी किसने कंट्रीब्यूट किया, डोनर ने। ये होल बाद में दिख रहे हैं, जिस टाइम पे सिस्टम सेट होने के बाद जितने होल दिखाई दे रहे हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन इसने भेजे हुए हैं, प्लस डोनर ने एक एक भेजा हुआ है। तो ये आपके पास सिस्टम पूरा सेट है, और आप इसको कह सकते हो ये चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन है, चार्ज न्यूट्रलिटी है ये। याद रखना, एन टाइप और पी टाइप जो भी आएगा वो सब न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अनबैलेंसिंग, अभी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स हैं आपके पास। हाँ, इंप्योरिटी लेवल तो इंप्योरिटी लेवल है भाई। आपके पास फॉस्फोरस है, उसका अपना एनर्जी डायग्राम होगा ना। हमने फॉस्फोरस क्यों यूज किया, क्योंकि उसका एनर्जी जो है वो किसके पास है, तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब, वो जो मैं इंप्योरिटी एनर्जी लेवल बना रहा हूं उसको मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, वो तो फॉस्फोरस का है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। फॉस्फोरस का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसकी एनर्जी है, एनर्जी है, और वो किसके पास है, सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड के पास है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फॉस्फोरस सिलिकॉन का तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने क्या बोला, इन द मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड, किसकी बात होगी, जो आपका सेमीकंडक्टर का बैंड है उसके मिडल में बनाना था प्योर के लिए, इम्प्योर के लिए थोड़ा ऊपर होगा। हाँ, खड़े होके बोलो। इफेक्ट होगा, लेकिन अभी चार्ज न्यूट्रलिटी है। बाद में आप देखना, जब हम पीएन जंक्शन बनाएंगे तो वहां ये डिप्लीशन लेयर बनाने में हेल्प करेगा। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा कि सिस्टम के अंदर फिर नेगेटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, और वो डिप्लीशन लेयर बनाएगा, और उस डिप्लीशन लेयर से ही आपके पास पीएन जंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है। बात समझ गए? तो भी उसको आगे हम लेंगे, फिलहाल अभी सबको समझ में आया। अच्छा, इधर देखिए, एनई एनएच इक्वल्स टू, एनई इक्वल्स टू एनएच प्लस एनडी। अब इधर देखना, पहले इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, जितने होल होंगे प्लस जितने डोनर गए। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको पता है, और एक इसको, इनको एक इक्वेशन और सेटिस्फाई करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एन ई इंटू एन एच, क्योंकि अभी आपको एन एच की वैल्यू पता नहीं है, तो एन ई इंटू एन एच किसके इक्वल होता है, एन आई स्क्वायर। तो एन ई की वैल्यू यहां अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो एन एच आ जाएगा। तो एन एच इंटू एन ई की वैल्यू एन एच प्लस एन ई इक्वल्स टू एन डी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, अब यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेशन है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहले बताइए, यहां से NH में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, NH निकल जाएगा, NH निकल गया तो उसको यहां रख देंगे, ND आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक प्रैक्टिकल डेटा। आपको पता है सेमीकंडक्टर 23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आपने डोनर मिलाए किस ऑर्डर में, 10 पावर 17 पर डोनर, यही मिला है ना। इस ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब समझते हो ना, लगभग इस वैल्यू का है। और आपको पता है, सपोज मैं 300 केल्विन पे सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, ऐसे डेटा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये Ni इक्वल टू वॉट, 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है। तो ऐसा करते हैं, ये Ni की वैल्यू आपको 300 केल्विन पे पता है, तो मुझे बताइए आपने डोनर, इतने तो डोनर मिला दिए है ना। तो एक बार बताइए, अगर डोनर इतने मिलाए हैं
और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल से आए हैं, तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इससे भी थोड़ा ज्यादा है, हाँ या ना? चलो थोड़ी देर के लिए इतने ही मान लेते हैं, इतने ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है, तो आप यहां से चेक करिए होल के नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ आएंगे। कैसे? Ni² होगा लगभग 10⁻20 का ऑर्डर, और NeNH Ni² के इक्वल होता है। Ni मैंने दिया आपको 1.5 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर सिर्फ डोनर के बराबर नहीं है, इसमें होल के नंबर भी हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए कितना रख दो, 10⁻17। अब जरा NH चेक करो, तो ये 10⁻20 का ऑर्डर है, चलो 21 लिख देते हैं, 21 कुछ भी लिख दो। बताइए इससे इसको डिवाइड करने पे NH किस ऑर्डर का आया? 10⁻3। तो अगर मान लो इसके नंबर इससे थोड़े और ज्यादा लेता हूं, तो होल तो और कम है, यस और नो? और क्या वो डोनर के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है? इधर अगर डोनर 10⁻17 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसमें से 10⁻3 ही होल बन पा रहे हैं, जबकि प्योर में 10⁻10 थे। वो 10⁻3 में कैसे बचे? क्योंकि इधर जब ऊपर कंट्रीब्यूशन किया गया, तो ऊपर से काफी इलेक्ट्रॉनों ने होल को बंद कर दिया। तो जब आप डोनर मिला रहे थे, तो होल के नंबर ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। अभी तक तो हमें इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा हैं, लेकिन जिस लेवल पर ये कैलकुलेशन चल रही है, द होल्स आर नेग्लिजिबल। तो अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा ही नहीं। मैं क्या लिखूंगा? बिकॉज ND is very greater than NH, then I will write Ne is approximately, सोचना ही नहीं है, कंसेप्ट ये है, लेकिन न्यूमेरिक डेटा ऑलमोस्ट किसके बराबर दिखेगा? Ne के बराबर। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे कहेगा NeNH इक्वल्स टू Ni²। Ni आपको कैलकुलेशन से पता है, क्वेश्चन देगा तो हम इससे क्या निकालेंगे? NH, और हम NH देखेंगे, हमारे पास आएगा इट विल बी Ni² डिवाइडेड बाय ND, एंड दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि योर Ne इज वेरी ग्रेटर देन NH। मतलब आपने जैसे ही N टाइप बनाया, उसमें होल आपने बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कम कर दिए, होल ड्रास्टिकली कम कर दिए। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, होल के नंबर बहुत कम हो गए। और आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कई बार देखोगे कि हम होल को उड़ा चुके होंगे कैलकुलेशन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमें बता रहा है वो N टाइप है, डोनर इम्प्योरिटी इतनी है, तो अगर हमें NH की वैल्यू का अंदाजा लग रहा है तब तो ठीक है, और नहीं लग रहा है, यानी इस क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे कि होल को, तो आप कह सकते हैं Ne बहुत ज्यादा है NH से, हम कह सकते हैं होल्स आर नेग्लिजिबल इन नंबर्स। समझ में आई बात? तो आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था ये, तो माइनॉरिटी तो और भी कम हो गया डोपिंग करने से। इवन प्योर में जितना होता ना, उससे भी बहुत, अगर 10⁻10 की ऑर्डर में था प्योर में, तो इम्प्योर में वो 10⁻3 के ऑर्डर में है, और डोनर से कंपेयर करो तो और भी कम है। इतना कम है कि हम उसको इक्वेशंस में नेग्लेक्ट भी कर देंगे कई बार। समझ में आई बात? हालांकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन लिख दिया मैंने, अगर आपको क्वेश्चन Ni दे तो आप ND ऐसे निकालेंगे। ND आपको गिवन हो, Ni पता हो, तो NH की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ने NH दे दिया तब तो हमें हेडेक है ही नहीं, नहीं दिया है तो इस तरह से प्रैक्टिकली आगे बढ़ा जाता है मैथमेटिकली, कि डोनर के बराबर तो हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इस तरह से। प्रैक्टिकल डेटा क्यों चाहिए, समझ रहे हो क्या? क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, उसको देखते हुए। आपने इम्प्योरिटी बहुत कम
मिलाया है आपने सेमीकंडक्टर के रिलेटिव, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, और उन्होंने ज्यादा होकर मेजोरिटी को बहुत बढ़ा दिया और माइनॉरिटी को कम कर दिया। हालांकि हैं दोनों ही, लेकिन माइनॉरिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इवन सपोज मुझे करंट एस्टिमेट करना है ना, मुझे होल के नंबर नहीं मिले ना, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो उसके जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो करंट फ्लो करा रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल साबित होंगे। नेक्स्ट इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए मैंने लास्ट में ये बोला है कि Ne इक्वल्स टू NH प्लस ND है, तो मैंने सिंपल ये कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए Ne को ND अगर मान लेता हूं तो भी मेरा NH नेग्लिजिबल ऑर्डर का आता है। तो इसीलिए क्या है, NH नेग्लिजिबल है और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डोनर के बराबर लिए जाते हैं। समझ में आई बात? डोनर के बराबर लिए जाते हैं और उसमें से आप होल के नंबर ऐसे निकालोगे। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में होल के नंबर्स नेग्लिजिबल है। अच्छा, पी टाइप में किसको मिलाएंगे? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन है? ये है ट्राइवेलेंट है। तो जैसे ही ये सिस्टम में आएंगे, अब इसमें समझने वाला कुछ नहीं बचा, बस आपको ये बताना है कि यहां पर ठीक है, जैसे आपने बोरोन मिला दिया तो इसके पास एक बॉन्ड अभी कंप्लीट, तो यहां एक वैकेंसी है क्या? तो ये क्या करेगा, ये आप देखिए, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। दिस इज व्हाट कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखिए, ये जो बोरॉन का इस बॉन्ड में जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, कितनी होनी चाहिए, वो किसके पास है? कंडक्शन बैंड के पास है, हाँ वैलेंस बैंड के पास है। तो ये गैप बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है बहुत इजीली। जब थर्मल एनर्जी यहां तक पहुंचा सकता है तो ये तो ले ही लेगा। तो ये ले लेता है और पता चलता है ये बॉन्ड होता है कंप्लीट, और यहां पर इसने एक वैकेंसी छोड़ दिया। तो कहां पर आपको वैकेंसी मिल गई? वैलेंस बैंड में। और आपका बोरॉन इमोबाइल चार्ज है, लेकिन इट इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होंगे और होल्स के नंबर ज्यादा होंगे। तो अभी तो आपको दिख रहा है कि NH इज ग्रेटर देन Ne, तो होल्स आर मेजॉरिटी, होल्स आर मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स जो करंट फ्लो कराने में हेल्प करेंगे, जो फ्लो करेंगे। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए और होल के नंबर बढ़ गए। डेफिनेटली ये इम्प्योरिटी लेवल है, जिसको हम क्या नाम देंगे? एक्सेप्टर लेवल। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्टर एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है और यहां पर होल क्रिएट हो गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डेफिनेटली इमोबाइल है, ये मूव नहीं करेगा। तो अगर हम इसके फर्मी लेवल की बात करें तो वो मिडल से थोड़ा नीचे है। इस बार होल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसलिए होल के नंबर ज्यादा है। अब ये बहुत ज्यादा है, कैसे? अगर हम बात करें, दिस इज Na इज व्हाट? Na इज एक्सेप्टर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, यूनिट है पर मीटर क्यूब, जो भी सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो भी देगा। ये लिखने का पर्पज है मेरा कि ये नंबर नहीं है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक बार बताइए, अब मैं कैसे सोचूं, हाउ मच आर होल्स? तो एक बार बताइए, जितने ऊपर इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्ड से ही गए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाई दे रहे हैं इसके बराबर होल है नीचे एक। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर दिख रहे हैं कंडक्शन बैंड में, उनके होल नीचे हैं।
प्लस एक्सेप्टर्स ने एक एक होल एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, और हम यहां पे कह रहे हैं कि योर Na इज ग्रेटर देन Ne, इवन बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, NH को अप्रोक्सीमेटली Na के बराबर कर देंगे, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन कहेगा NeNH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ Ne इज Ni स्क्वायर बाय Na। तो आप देख सकते हैं here the number of holes are very very greater than number of electrons. The number of holes are very very greater than number of electron. समझ में आया? तो मेजोरिटी है, ये माइनॉरिटी है, और मेजोरिटी के नंबर बहुत ज्यादा हैं। तो आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत कम होते हैं और होल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और याद रखना चार्ज न्यूट्रलिटी है ये, तो आप इसको ऐसा मत बोल देना कि सिस्टम में चार्ज आ गया। अभी पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर अभी बैलेंस्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर जगह जो आपका सिस्टम है वो न्यूट्रल ही है। फर्मी एनर्जी लेवल इज नियर टू दी, तो इट इज द बिलो द मिडल। वो अबव द मिडल था, ये बिलो द मिडल, क्योंकि अब होल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। समझ में आया क्या? एक रिमार्क लिखिए, बस 1 मिनट लगेगा। ये लिख लिया ना सबने? बोले रिमार्क लिख लो। देखिए इधर, जैसे कभी भी हम आपसे ये कहें कि कोई फोटोन गिराकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने की बात करें, तो चाहे आपका सेमीकंडक्टर प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, हमने आपसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए कहा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए तो आपको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। यस और नो? इलेक्ट्रॉन भी बनाना है और होल भी बनाना है, तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो वैलेंस बैंड से आपको कहां ले जाना है? कंडक्शन बैंड में। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेशन या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, दैट इज डेल्टा Eg। तो वहां से हम आपसे पूछेंगे वेवलेंथ कितना चाहिए लाइट का, तो फोटोन एनर्जी मिनिमम चाहिए डेल्टा Eg के बराबर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, मतलब मिनिमम डेल्टा Eg के बराबर एनर्जी या उससे ज्यादा। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना है, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, आपको मिनिमम फोटोन एनर्जी कितनी चाहिए? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर, और वहां से मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे एन टाइप में एक एक्स्ट्रा होल चाहिए, सॉरी एन टाइप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाने के 2 तरीके हैं आपके पास, या तो बॉन्ड तोड़ कर ले आओ या फिर इम्प्योरिटी का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दें। तो अगर इम्प्योरिटी का एक इलेक्ट्रॉन आप ऊपर भेज रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप, वो जो मैंने डेल्टा ई बहुत छोटा सा दिखाया था, वो होगा। समझ में आई बात? और अगर आपको पी टाइप में एक एक्स्ट्रा होल चाहिए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उड़ा के यहां पहुंचा दो, इतना पहुंचाने की जरूरत नहीं, यहीं पे पहुंचाने पे एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट किया जा सकता है। समझ में आएगा? तो आप कहीं पे ऐसे लिख लो कि फॉर, ऐसे लिखो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, minimum energy of photon required for an electron hole pair generation, electron hole pair generation is equal to forbidden energy gap। तो E मिनिमम कितना चाहिए? डेल्टा Eg के बराबर, और यहां से आपका HC बाई लैम्डा मैक्स बन जाएगा क्या?
कि लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, यहां से आप मैक्सिमम लैम्डा निकाल सकते हो। हाउ मच? एच सी बाई डेल्टा ई जी। क्या कहते हो? ये कैलकुलेशन कितने लोगों को पता है? एच सी इज 12,400 अप्रोक्सीमेटली अपॉन डेल्टा ई जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर है? बाकी होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ओके, उल्टा बोला क्या मैं? अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, आएगा एंगस्ट्रॉम। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।